शाजिया मरी साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मेरी इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, बहुत शुक्रिया आपका शाजिया साहिबा। सबसे पहले तो आईनी तरमीम पर जल्द अज जल्द जो इत्तेफाक की कोशिशें जारी थी वो अभी तक तो वो मुमकिन नहीं हमें दिखाई दी। अब हुकूमत और पीपल्स पार्टी आईनी अदालत चाहती है। मैं JUI का स्टेटमेंट देखती हूँ तो वो आईनी बेंच की बात करते हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी किसी भी मौके पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हट सकती है? बहुत शुक्रिया किरण, प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो मौजू ज़ेरे बहस है और मुख्तलिफ टॉक शोज पर भी जो रोज़ की बुनियाद पर डिस्कस हो रहा है वो 26वीं आईनी तरमीम है। और इसके अंदर जो बुनियादी नुक्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से है वो पाकिस्तान में वफाकी आईनी अदालत का क़याम है, जो कि पहली मरतबा ये हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कोशिश जो है वो कोई नई नहीं है। और अगर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को फॉलो किया है और उनकी जो मुतअद्दिद इंगेजमेंट रही है मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ, चाहे वो लॉयर्स हो, बार काउंसिल्स हो, मीडिया के साथी हो, उनकी जो ट्वीट्स आ रही हैं, उनके जो बयानात आ रहे हैं, तो उन्होंने खासी हिस्ट्री भी बयान की है जिसमें उन्होंने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी हवाला दिया है कि उस वक्त से यहाँ एक वफाकी आईनी अदालत बनाने की बात की जा रही है। और इस मुकदमे को खुद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी लड़ा और पूरी कोशिश की, बल्कि उन्होंने तो 3 एपिक्स कोर्ट्स की बात की ताकि इंसाफ का निज़ाम जो है वो आसान हो सके और लोगों को रिलीफ मिल सके। और अब आप देख रही है कि आज भी उन्होंने एक पैगाम दिया है बिलावल साहब ने, वो भी तारीख के कुछ औराक पलट के देखें तो जस्टिस दौराब पटेल का हवाला उन्होंने दिया है। एक ऐसे जस्टिस जिन्होंने ह्यूमन राइट्स का अलम भी उठाया बहैसियत जो एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम है उसके बानी की हैसियत से। और अस्मा जहांगीर साहिबा, शाजी साहिबा, मैं डेफिनेटली इसे फॉलो कर रही हूँ और ये क्रेडिट भी जाता है बिलावल भुट्टो साहब को कि वही जगह जगह नजर आ रहे हैं और वो हर सेक्टर को जाकर इस पर कन्विंस भी कर रहे हैं। तो फिर इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है पीपल्स पार्टी का, क्या फिर उससे पीछे हटना मुमकिन है? देखिए ना, मैंने आपको क्योंकि इसलिए तमहीद बांधना जरूरी था, जैसे आपने कहा फॉलो कर रही है एंड यू वन ऑफ द एंकर्स जो रिसर्च करके आते हैं, तो ये मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप बिलावल साहब की उस पूरे पैशन को समझ रही है, उनकी कोशिश को समझ रही है, उनके हार्डवर्क को समझ रही है और उनकी जो कमिटमेंट बिलखुसूस, अभी ये तो पुराने हवाले वो दे रहे हैं लेकिन उनके जो कमिटमेंट ज्यादा जहां से उन्हें तकवीत मिलती है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से है, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने साइन किया। और बतौर इस जमात की सरबराह और उनकी वालदा, दोनों जो लिहाज से कमिटमेंट है वो बिलावल साहब फील करते हैं। और एक अनफिनिश्ड बिजनेस है हमारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जिससे हम तो जुड़े हुए हैं, तो हमारा इससे हटना मुमकिन नहीं है। लेकिन जिन लोगों को अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो रही, जिनके जहनों में कंफ्यूजन है, उनके साथ बैठकर बात करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि आपने देखा है कि बिलावल साहब ने ही जो पीपल्स पार्टी के प्रपोजल्स थे, जो भी ड्राफ्ट या उनका प्रपोजल का ड्राफ्ट है, वो बिलावल साहब ने ही पब्लिक के साथ शेयर किया है सोशल मीडिया फोरम के ऊपर। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर जो पब्लिक की राय है मैं उसको वेलकम करता हूँ और करूँगा। अच्छा, तो शाजी साहिबा ये फरमाइए कि हुकूमत चाहती है कि चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार जो है वो वजीर आजम के पास हो। क्या पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से इंतखाब हो? किरण, हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से भी एक बड़ा क्लियर मौकिफ है। देखिए, अभी क्या हतमी शक्ल इस प्रोसेस की बनती है वो तो मुशावरत के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो हमारा उसूली मौकिफ है वो ये है कि जजेस जो है वो अपने तई खुद ही से जो है वो नॉमिनेट कर लें, ये मुनासिब अमल नहीं है। इसका एक बाकायदा मैकेनिज्म होना चाहिए और दुनिया के कई ममालिक में वो मैकेनिज्म है। पाकिस्तान में भी एक मैकेनिज्म था जिसको कि
एक चीफ जस्टिस जो कि पीसीओ वाले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने चेंज कर दिया और उसके बाद से खराबियां बहुत ज्यादा हमने देखी हैं इस निजाम के अंदर। ये निजाम लोगों को रिलीफ नहीं दे रहा, लोगों की तकलीफों में इजाफा कर रहा है और हम नहीं चाहते कि एक जस्टिस के निजाम से लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, होपलेस लोग फील करने लगे। इसीलिए ये लीगल फ्रेटर्निटी के लिए भी जरूरी है कि वो इस इर्तका के अमल को समझें, इसकी रिस्पेक्ट करें और आने वाली जो वफाकी आयत है उसके कयाम अच्छा शाजिया साहिबा, ठीक, शाजिया साहिबा ये फरमाइए, आज़ाद अरकान की हिमायत आप लोगों ने हासिल कर ली है? तहरीक इंसाफ पहले अपने MNAs के लिए इल्ज़ाम लगा रही थी कि 20-20 करोड़ की ऑफर्स की जा रही हैं, अब वो बाकायदा इगवा बराए वोट का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए, ये बड़ा सिंपल हमने एक्सप्लेन किया अपने केस को कि इस मुल्क के अंदर वफाकी आईनी अदालत की अशद जरूरत है और ये जरूरत आज की नहीं है। पिछले कई बरसों से इसको मुख्तलिफ औकात में लोगों ने प्रपोज किया है, चाहे वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो, जस्टिस दोराब पटेल साहब हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो और आज जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसको आगे लेकर चल रहे हैं, तो ये कोई नई चीज नहीं है। इसमें यकीनन लोगों को इंसाफ मिलेगा, निजाम बेहतर होगा और अगर कोई शख्स जो पार्लियामान में बैठा है और वो ये समझता है कि ये चीज अच्छी है और मुझे इसमें वोट देना चाहिए, तो वो जरूर वोट दे। ये तो अच्छी बात है कि तारीख में उनका नाम एक ऐसे वर्ग पे लिखा हो जहां सही काम करने वालों का नाम लिखा हो, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। जहां तक सवाल पैदा होता है पैसे देकर वोट लेने का, तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की तो अपनी ऑडियोज हैं जहां वो पैसे देने का जिक्र कर रहे हैं, लोगों को रकूम जो है कितनी रकम देनी है, उन्होंने कितनों को पकड़ के रखा है, कितनों को कितना पे किया है। आपको ऑडियो जरूर चलाएं ताकि कुछ लोगों को भी समझ आए कि जो इतनी खोखली बातें करते हैं उनके पीछे वो हकीकत छुपी हुई है जो बहुत घिनौनी है, क्योंकि वो खुद ये हरकत करते हैं, लिहाजा दूसरों पर इल्जाम लगाना आसान होता है ऐसे लोगों के लिए। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये वो लोग जो काम गलत कर चुके हैं वो समझते हैं दूसरे भी गलत काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो कहूंगी कि अगर किसी को इस मुल्क में इंसाफ से कोई गरज है, अगर वो चाहता है कि उसके इलाके में रहने वालों को, उनके हलके में रहने वालों को इंसाफ मिले और पाकिस्तान में जो बुनियादी मसला है इंसाफ से रिलेटेड वो हल हो, तो वो यकीनन इस आईनी तरमीम में वोट करेंगे। अपना फैसला हो सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो जानते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा लम्हा आता है जब मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं पार्लियामेंटेरियंस को। ये MQM का जो मुतालबा आ रहा है सामने, आर्टिकल 140A में तरमीम, तो क्या पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात है इस पर? देखिए, हमारे जो MQM के हमारे साथी हैं वो कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि वो किसी इशू को ना अपनी सियासत के लिए ज्यादा छेड़ते हैं, लेकिन ये बड़ा क्लियर है और हमारा इसमें कोई हमारी कंफ्यूजन नहीं है। जो कंफ्यूजन है वो उनके एंड पर है, लेकिन मैं तो उनको भी ये मशवरा दूंगी कि देखें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए और सूबा सिंध की बेहतरी के लिए उनको चाहिए कि वो अपना हिस्सा डालें और मिलकर काम करें। ये जो मुमकिन है तरमीम 140A बड़ा क्लियर है किरण, अगर उसको पढ़ ले, मेरे पास आइन मौजूद है, अगर उसको पढ़ ले तो उसमें खासी क्लैरिटी है। उसमें 3 टियर्स को बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया है, 140 बीइंग वन ऑफ द टियर्स। और मैं सिर्फ समझती हूँ कि थोड़ा जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग का एलिमेंट है, और अगर MQM के साथ ही बैठ जाएं सिंध गवर्नमेंट के लोगों के साथ, और पहले भी ऐसा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है और हुई है, तो मैं समझती हूँ कि इसमें कोई, लेकिन आईनी तरमीम में उनका प्रपोजल सिर्फ इसलिए हो कि वो अपना कोई पॉइंट प्रूव कर रहे हैं, वो कोई उनका कोई सियासी इसमें गेन है, तो मैं समझती हूँ वो गलत होगा। अलबत्ता अगर उन्हें कहीं पे लगता है कि उनको कंफ्यूजन है, तो वो सिंध गवर्नमेंट ने कभी भी इनकार नहीं किया उनके साथ बैठने के हवाले से। वो पहले भी बैठे हैं, हम आज भी बैठ सकते हैं। MQM एक जमात है सिंध के अंदर जो
एक और मामला भी है। अब पीटीआई की तरफ से जो 15 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान किया गया है, तो वफाकी हुकूमत तो कह रही है कि आयरन हैंडेड इससे निपटा जाएगा। क्या सिंध में भी यही होगा? पीपल्स पार्टी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी, रोकने की कोशिश करेगी एक्चुअली एहतजाज को? बात यह है कि देखिए, हम सब पाकिस्तानी हैं ना। सबसे पहले हमें अपने मुल्क का सोचना होता है। ये मुल्क है तो मैं हूँ, ये मुल्क है तो ये हम चैनल पे बात कर रहे हैं, और हम बड़े ब्लेस्ड है कि हमारे पास मुल्क है। जिन लोगों के पास इस वक्त मुल्क नहीं है, जो अपने मुल्क में रह नहीं सकते, जिनका जो स्टेटलेस है, ये बड़ी हकीकत है। हम जो है वो हमें बड़ा अफसोस होता है कि हालांकि मुझे कोई शौक नहीं है और मेरी जमात को कि किसी पर मैं लेबल लगा दूं कि कौन मुहिब्बे वतन है और कौन मुहिब्बे वतन नहीं है, लेकिन पीटीआई ने जब एन उस वक्त 15 तारीख एससीओ की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होने जा रही है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है, उस दिन उन्होंने एहतजाज की कॉल दी। अब हम उनका एहतजाज देख चुके हैं, किरण आप भी अपने कैमरा की लेंस से दिखा चुके हैं कि कितना जो तशद्दुद आमेज उनका एहतजाज होता है। उनके जो कारकुनान हैं वो बंदूकों के साथ नजर आए, उन्होंने बंदूकों को लहराया और कहा कि हम भी हमला करेंगे और ये हमारे पास हथियार है। और एडमिनिस्ट्रेशन यकीनन फिर बहुत ही बड़े चैलेंज का उन्हें सामना होता है कि अगर आगे से कोई हथियार लाए। गो के आपको याद है कि पिछले जो इनके एहतजाज है उसमें बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर थी कि किसी पुलिस एहलकार को जो है वो बंदूक चलाने का ऑर्डर नहीं है, और यही हुआ कि पुलिस वालों को उन्होंने मारा और एक पुलिस वाले को उन्होंने मार मार कर शहीद कर दिया। मोटरसाइकिलों को आग लगाई, दरख्तों को आग लगाई। वही तमाम मनाजिर जो 2014 में आपने देखे थे धरने के वक्त, वही मनाजिर आपको नजर आए। फिर 9 मई भी कहीं दूर नहीं है, वो भी आपके सामने है। तो तोड़ फोड़, तशद्दुद और मिलिटेंसी अब पीटीआई जो है उनका एक शिवा बन चुका है। और मैं समझती हूँ कि जब जब वो एहतजाज की कॉल देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए अलर्ट होती है। आप मुझे बताएं कि कौन से मुल्क में एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का एहतजाज को ही एक्सेप्ट करेगी? सही, बड़ी सही। मिसाल। बिल्कुल ठीक। शाजिया मरी साहिबा, कीमती वक्त आप दे रही थी अपना और हम गुफ्तगू कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका।